हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज ये ट्यूटोरियल में। स्टूडेंट्स, ये वीडियो कक्षा 10वीं के गणित भाग 2 का वीडियो है। इस वीडियो में हम समरूपता इस पाठ का प्रश्न संग्रह 1.3 का भाग 1 देखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स इस वीडियो में प्रश्न संग्रह 1.3 वो पूरा ख़त्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसलिए इसको 2 भागों में बनाया गया है, ठीक है। स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है समरूपता इस पाठ का 5वां वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा समरूपता, ठीक है। स्टूडेंट्स, समरूप त्रिभुज देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो मैंने अपने पहले वीडियो में जब मैं इस चैप्टर को पढ़ाना शुरू किया था, समरूपता इस चैप्टर को, तो मैंने आपको सर्वांगसम और समरूप त्रिभुजों के बीच में अंतर आपको समझाया था, ठीक है। स्टूडेंट्स, वापस से देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम बताना है, ठीक है, तो आपके पास 6 चीज़ होती है, 3 कोण और 3 भुजा, ठीक है। स्टूडेंट्स, जैसे कि कोण ए, कोण बी और कोण सी, इसमें 3 कोण है, भुजा ए बी, भुजा बी सी और भुजा ए सी, ठीक है। ऐसे 6 चीज़ होते हैं, ठीक है, जिनमें से आप सिर्फ 3 को ही अगर आप बराबर दिखाते हो, ठीक है, तो वो काफ़ी है 2 त्रिभुजों को बराबर दिखाने के लिए, ठीक है। तो सर्वांगसम में क्या होता है, आप तीनों कोणों को सर्वांगसम दिखा सकते हो या तो तीनों भुजाओं को सर्वांगसम दिखा देते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन समरूपता में क्या होता है, आप कोण सर्वांगसम दिखाते हो लेकिन भुजाओं के अनुपात को बराबर दिखाते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको ये याद रखना है कि सर्वांगसम में आप भुजाओं को सर्वांगसम दिखाते हो, ठीक है, लेकिन समरूप में आप क्या करते हो, भुजाओं के अनुपात को बराबर दिखाते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आपको याद रखना है, समरूपता में समरूप त्रिभुजों में आप भुजाओं के अनुपात को बराबर दिखाते हो। अब ट्रायंगल ABC और DF में यदि एंगल A जो है वो एंगल D को, कोण A जो है वो कोण D को सर्वांगसम है, B जो है वो E को सर्वांगसम है और C जो है वो F को सर्वांगसम है, और AB/D, ठीक है, AB/D का जो अनुपात है वो BC/EF, ठीक है, तथा AC/DF, तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है, तो दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब 2 त्रिभुजों को समरूप बताने के लिए आपको क्या बराबर दिखाना है, या तो कोण को बराबर दिखाओ, सर्वांगसम दिखाओ, या तो भुजाओं के अनुपात को आप बराबर दिखाओ, ठीक है। अब हम समरूप को दिखाते कैसे, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF समरूप है, इसे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF इस रूप में लिखा जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मतलब आपको समरूप दिखाना है तो उसका चिन्ह ये है, ठीक है, यहाँ पे जो मैं माउस से दिखा रहा हूँ, ठीक है। त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियाँ, स्टूडेंट्स 9th स्टैंडर्ड में अगर आपको याद हो तो हमने भू 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 कसौटी, ठीक है, उसके बाद भू को कसौटी, उसके बाद को भू को कसौटी, उसके बाद को कसौटी, और उसके बाद कर्ण भुजा की कसौटी, ठीक है। ये सारी कसौटियाँ हम पढ़े थे 2 त्रिभुजों को सर्वांगसम बताने के लिए। ठीक उसी तरीके से इस चैप्टर में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, 10वीं में भी आपको पढ़ना है। तो त्रिभुजों की समरूपता की कसौटियाँ, ठीक है, तो 2 त्रिभुज समरूप हो इसके लिए उनकी तीनों संगत भुजाएं समानुपात में हो और तीनों संगत कोणों का सर्वांगसम होना अनिवार्य होता है, ठीक है। अगर 2 त्रिभुज आपको समरूप दिखाना है तो तीनों संगत भुजाएं समानुपात में होनी चाहिए। ये देखो, तीनों संगत भुजाएं मतलब AB/D, AB ले रहे तो उसके नीचे D आएगा, BC ले रहे तो उसके नीचे EF आएगा और AC ले रहे तो उसके नीचे DF आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो तीनों समानुपात है, ठीक है, तीनों भुजाओं का जो अनुपात है वो समान अनुपात होना चाहिए, तीनों संगत कोणों का सर्वांगसम होना अनिवार्य है, ठीक है। तीनों संगत भुजाएं समानुपात होनी चाहिए और तीनों संगत कोणों का सर्वांगसम होना अनिवार्य है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया कि तीनों संगत भुजाएं समानुपात में हो और तीनों संगत कोणों का सर्वांगसम होना अनिवार्य होता है, मतलब आपके पास 2 त्रिभुजों को समरूप बताने के लिए कुल 6 चीज़ है, परंतु इन 6 शर्तों में से किसी भी 3 विशिष्ट शर्तों की पूर्ति हो जाने पर शेष सभी शर्त अपने आप पूरी हो जाती है, ठीक है। अगर जैसे कि हमने 9th में 3 चीज़ों को बराबर दिखा के हम लोग ने सर्वांगसम बताया था, और उसके बाद हमने ये कहा था कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं या कोण, ठीक है, आपको अगर याद हो तो उससे क्या होता है, अगर 3 चीज़ आपने पहले दिखा दी है, 3 शर्त आपने पहले दिखा दी, उसके बाद आप सर्वांगसम या फिर समरूप बताने के बाद बाकी के जो शेष 3 शर्त हैं वो भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अर्थात 2 त्रिभुजों के समरूप होने के लिए कोई भी 3 विशिष्ट शर्त ही पर्याप्त होती है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 2 त्रिभुजों को समरूप दिखाने के लिए कोई भी 3 विशिष्ट शर्त ही पर्याप्त होती है।
इन 3 शर्तों को जांच कर यह निश्चित किया जा सकता है कि दिए गए दोनों त्रिभुज समरूप है। ठीक है, तो जो शर्त होते 3 उनको अगर हम जांच करेंगे तो फिर हमें पता चलेगा कि जो दोनों त्रिभुज है वो समरूप है। इन पर्याप्त शर्तों को समरूपता की कसौटी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम क्या कहते हैं? समरूपता की कसौटी, जो हमने पढ़ा था। अर्थात वे दो त्रिभुज समरूप है यह निश्चित करने के लिए उन विशेष शर्तों को खोजना पर्याप्त होता है। ठीक है, तो अगर हमें दो त्रिभुज समरूप बताना है तो जो शर्त हम अभी पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि हम अभी पढ़ने वाले समरूपता की को कसौटी। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हमने 9th में भी पढ़ा था। ठीक है, लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने सर्वांगसम त्रिभुजों के लिए पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों को समरूप दिखाना है तो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ कसौटियाँ हैं वो हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहली जो कसौटी आपको दी गई है पेज नंबर 16 पे, वो है को मतलब कोण। मतलब यदि मैं दो त्रिभुजों के तीनों कोणों को सर्वांगसम दिखा दूँ, इसका मतलब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे आपको त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR दिया गया है। अब अगर आप कोण को देखोगे दोनों त्रिभुजों को, तो इनकी भुजाएं अलग अलग है। ठीक है, लेकिन कोण देखो, कोण A जो है, जो कोण A पे चिन्ह बना है वही कोण P पे भी बना है। इसका मतलब कोण A जो है वो कोण P को सर्वांगसम है। आपको यहाँ पे दिया है कि कोण A जो है वो P को सर्वांगसम है। जो B पे चिन्ह बना है वही चिन्ह Q पे भी बना है। इसका मतलब कोण B जो है वो कोण Q को सर्वांगसम है, और जो चिन्ह कोण C पे बना है वही चिन्ह कोण R पे बना है। इसका मतलब कोण C जो है वो कोण R को सर्वांगसम है। तो त्रिभुज ABC या त्रिभुज PQR को समरूप है। ठीक है स्टूडेंट्स, कौन से कसौटी से? को, क्योंकि आपने तीनों कोणों को बराबर दिखाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आते हैं समरूप त्रिभुजों की को कसौटी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे था, हमने अभी भी सीखा कि को यानी तीनों कोण को, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ आपको दिया है दो ही कोण। ठीक है, को कसौटी तो ये है क्या, वो समझ लेते हैं। दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदुओं की दी गई किसी एकाकी संगति के अनुसार एक त्रिभुज के दो कोण यदि दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोण के सर्वांगसम हो, तो पहले त्रिभुज का तीसरा कोण दूसरे त्रिभुज के तीसरे कोण के सर्वांगसम हो है, यह हमें ज्ञात है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया है। आपको यहाँ पे क्या कह रहा है कि किन्हीं दो त्रिभुज के अगर दो कोण सर्वांगसम है, जैसे कि यहाँ पे जो B है, मान लेते हैं कि B जो है वो 30 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, मान लेते हैं B को 30 डिग्री, तो B किसको बराबर है? Q को। तो ये भी कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 30 हो जाएगा। ठीक है, तो B जो है वो Q को बराबर है और ये दोनों 30 डिग्री है। मान लेते हैं C जो है वो 70 डिग्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, C 70 है, तो C किसको बराबर है? C R को बराबर है, तो R कितना हो जाएगा? 70। ठीक है, मान लो कि हम लोग को यहाँ पे ये नहीं दिया है कि A और P बराबर है। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो हम देखते हैं, ये कोणों को जांच करके देखते हैं कि वो तीसरा वाला अपने आप बराबर होता है कि नहीं। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 होता है। तो यहाँ पे एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ये तीनों को जोड़ने पर 180 होना चाहिए, जिनमें से 70 और 30 B और C को जोड़ने पर 100 हो रहा है। तो A कितना होगा स्टूडेंट्स? A कितना होगा? A 80 होगा, क्योंकि आप लोग जानते हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का माप 180 होता है। उसी तरीके से अगर मैं Q और R जोड़ता हूँ तो ये दोनों को मिला के 100 होगा, तो P कितना होगा स्टूडेंट्स? 80 होगा। ठीक है, मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ दो ही कोण सर्वांगसम दिए थे। ठीक है, मतलब B जो है वो Q को बराबर है और C जो है वो R को बराबर है, यही दिया था 30 और 70। तीसरा देखो अपने आप बराबर आया। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरा दोनों का आंसर अपने आप 80 आया। इसका मतलब अगर आप दो त्रिभुजों में कोई भी दो कोण को बराबर दिखाते हो तो तीसरा जो कोण होता है वो अपने आप सर्वांगसम होता है। ठीक है, इसलिए किसी एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों के सर्वांगसम हो, यह शर्त दो त्रिभुजों के समरूप होने के लिए पर्याप्त होता है। इस शर्त को समरूपता की को कसौटी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब आपको जो आप 9वीं में तीनों कोण दिखाते थे, अब आपको 10वीं में कितने कोण दिखाने? सिर्फ और सिर्फ दो कोण, क्योंकि तीसरा जो कोण होता है वो अपने आप बराबर होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे पेज नंबर 18 पे समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म दिए गए। ठीक है, उससे पहले सॉरी स्टूडेंट्स, मैं आपको और भी कुछ बताना भूल गया। उससे पहले हम समरूपता की भू कसौटी देखेंगे, SAS टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो भू नाम से ही आपको पता चल रहा है, आपको यहाँ पे नाम से ही पता चल रहा है कि भू मतलब भुजा
कोण भुजा, दो भुजाओं के बीच में जो कोण होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो त्रिभुज आपको दी गई है KLM और RST, ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको दो त्रिभुज दी गई है, ठीक है। अब KL की लंबाई 1 दी गई है और RS की 1.5, ठीक है। LM की जो लंबाई है वो 2 दी गई है और ST की 3 दी गई है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसका अनुपात निकालते हैं KL/RS, KL/RS, देखो यहाँ पे जो अनुपात दिया है ये अनुपात हम निकालते हैं। KL कितना है स्टूडेंट्स, KL कितना है 1 है, ठीक है। और RS कितना है, RS कितना आपको दिया गया है 1.5, ठीक है, 1.5 दिया गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसका पॉइंट आप हटाओगे, इसके पॉइंट को हटाने के लिए स्टूडेंट्स क्या करोगे, 10 से गुणा करोगे, 10 से गुणा नीचे करोगे, हर में करोगे तो अंश में भी करना होगा। तो हम 10 से गुणा जो है वो 1 से भी करेंगे और किससे करेंगे 1.5 से भी, 1.5 से भी करेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर मैं 10 से गुणा हर और अंश में करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, 10 गुणे 1 कितना होता है 10, ठीक है स्टूडेंट्स। और नीचे क्या होगा, 10 से गुणा करूँगा तो पॉइंट हट जाएगा तो मुझे क्या मिलेगा 15 मिलेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या होगा, ये जो 15 और 10 है ये दोनों 5 के पहाड़े में आते, कितने बार में आते, 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15, मतलब आपका अनुपात कितना आ रहा है आपको 2:3, ठीक है। तो KL/RS कितना आ रहा है 2:3, ठीक है। LM/ST, ठीक है, ये कितना हो गया स्टूडेंट्स अपना 2:3, ठीक है। अब LM/ST, LM देखो कितना है, LM आपको कितना दिया गया है 2 और ST कितना गया है 3, ठीक है। तो LM/ST ये भी अनुपात, इसका भी अनुपात कितना है 2:3, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ इसका मतलब क्या है कि KL/RS और LM/ST ये दोनों भुजाओं का अनुपात आपको यहाँ पे बराबर दिया है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो इन दो भुजाओं के बीच में KL और LM के बीच में ये जो कोण है L वो किसको बराबर दिया गया है, S को बराबर दिया गया है। इसलिए दोनों त्रिभुज में एंगल KLM जो है वो किसको बराबर है, RST को बराबर है, कोण RST को सर्वांग सम है और दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। तो इन दोनों भुजाओं के बीच में ये कोण है, इसीलिए दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। और कौन सी कसौटी से समरूप है, ये भू को भू, ठीक है, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो तीसरी कसौटी है वो भू 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 कसौटी, ठीक है, भुजा भुजा भुजा। यदि किसी दो त्रिभुज के, ठीक है स्टूडेंट्स, यदि किसी दो त्रिभुज के तीनों भुजाओं का अनुपात अगर बराबर है, ठीक है, दो त्रिभुजों के शीर्ष बिंदु की दी गई किसी एकाकी संगति के अनुसार जब एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के समानुपात हो तो वे त्रिभुज समरूप होते हैं, ठीक है। किसी एक त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के समानुपात हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे x, देखो यहाँ पे आपको क्या दिया गया कि PQ/YZ, ठीक है, ये पहला अनुपात है PQ/YZ, ठीक है। उसके बाद QR/XY ये दूसरा अनुपात है और तीसरा है PR/XZ, ठीक है। ये तीनों का जो भुजाओं का अनुपात है यह बराबर है, इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। कौन से कसौटी से, भू भू भू, मतलब भुजा भुजा भुजा, ठीक है। समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म, अब ये हमने 9th में भी देखा था कि समरूप त्रिभुजों के गुणधर्म क्या होते हैं, ठीक है। अब 10th में भी देख लेते कि ये क्या होता है। तो त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABC अगर खुद को समरूप है तो इसे हम कहते हैं परावर्तकता, ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग शीशे में अपने आप को देखते हैं तो हम अपना क्या देखते हैं, हम अपना परावर्तकता देखते हैं, मतलब हम शीशे में अपने आप को देखते हैं, अपने जैसा देखते हैं। इसका मतलब जब कोई त्रिभुज खुद को बराबर होगा, खुद को समरूप होगा, उसे हम कहेंगे परावर्तकता, ठीक है। यदि त्रिभुज ABC DEF को समरूप है और त्रिभुज DEF त्रिभुज ABC को समरूप है, इसको हम कहेंगे सममिति। सममिति मतलब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ को समरूप है और वही दूसरी चीज़ पहली चीज़ को समरूप है, मतलब दोनों चीज़ें आपस में समरूप है, इसे हम कहेंगे सममिति, ठीक है। तीसरा आपको क्या दिया गया है, यदि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DF ये दोनों समरूप है और त्रिभुज DEF ये GHI को समरूप है, तो क्या होगा, त्रिभुज ABC भी GHI को समरूप होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इसे हम कहते हैं संक्रामकता। संक्रामकता नाम से ही पता चल रहा है कि कोई पहली चीज़ दूसरी चीज़ को समरूप है, दूसरी चीज़ जो है वो तीसरी को समरूप है, ठीक है। इसी वजह से क्या होता है कि पहली और तीसरी चीज़ भी आपस में समरूप होती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये सब तो था आपका बेसिक, ठीक है। अब हम, ठीक है, यहाँ पे एक दो उदाहरण देख लेते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखो पहला उदाहरण क्या दिया गया है, त्रिभुज XYZ में एंगल Y 100 डिग्री है,
एंगल Z आपका जो दिया गया वो 30 डिग्री है, ठीक है। तो त्रिभुज LMN में एंगल M जो है वो 100 डिग्री और एंगल N 30 डिग्री है। तो क्या त्रिभुज XYZ तथा LMN समरूप है? यदि हो तो किस कसौटी के अनुसार? स्टूडेंट्स यहाँ पे Y जो है वो M को बराबर दिया और Z जो है वो N को बराबर दिया है। साफ साफ दिख रहा है कि को कसौटी से दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। तो हम भी वही करेंगे, ठीक है। त्रिभुज XYZ तथा LMN में Y 100 डिग्री M 100 डिग्री, ठीक है। तो Y जो है वो M को सर्वांगसम है, Z 30 डिग्री N 30 डिग्री, तो Z जो है वो N को सर्वांगसम है। इसीलिए त्रिभुज XYZ जो है वो त्रिभुज LMN को समरूप है को कसौटी के अनुसार। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उदाहरण दूसरा जो दिया गया है वो आपको अब वो देख लेते हैं। आकृति में दी गई जानकारी के आधार क्या यह त्रिभुज समरूप है? यदि है तो किस कसौटी के अनुसार? ठीक है, हमें बताना है क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है और है भी तो कौन से कसौटी से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखो आपको दो भुजा और उन दोनों भुजाओं के बीच में कोण दिया गया है, मतलब ये भू को भू से अगर समरूप होगा तो ठीक है, तो भू को भू कसौटी से होगा। लेकिन पहले हम देख लेते भुजाओं का अनुपात बराबर है कि नहीं। तो PM अनुपात UV देखेंगे, ठीक है। PM अनुपात UV, PM आपको कितना दिया गया है 6, UV आपको कितना दिया गया है 3, तो 6/3, ये दोनों 3 के पहाड़ से कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी PM/UV कौन सा अनुपात आ गया? 2:1। ठीक है, अब MN/VW देखेंगे, MN कितना है 10, VW कितना है 5, तो दोनों का अनुपात 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो इन दोनों का अनुपात 2:1। मतलब PM/UV जो है वो MN/VW के बराबर है। ठीक है, तो वो हमने लिख दिया, इसलिए PM/UV जो है वो MN/VW के बराबर है। तो दो भुजाओं का अनुपात बराबर है। अब हमें सिर्फ एक कोण चाहिए, तो यहाँ पे कोण M जो है वो कोण V को बराबर दिया हुआ है। ठीक है, जो कोण M है जो V को बराबर दिया है, इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। कौन से कसौटी से? समरूपता की भू को भू कसौटी से। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हम प्रश्न संग्रह 1.3 करेंगे। ठीक है, 1.3 का जो पहला सवाल है उसके लिए इस बार स्टूडेंट्स मैंने क्या किया है, हर बार मुझे लिखना पड़ता था बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक वीडियो बनाने के लिए मुझे 2 घंटा लिखना पड़ता था, इसलिए मैंने यहाँ पर पहले से जहाँ पर ये आंसर हल करके दिया गया है, ठीक है, वैसा यहाँ पर आपके लिए मैंने ढूंढा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका पहला सवाल क्या है? पहला सवाल ये है कि एंगल ABC आपका 75 डिग्री है, एंगल EDC जो है आपका EDC ये भी 75 डिग्री है। तो इनमें दो त्रिभुज किस कसौटी के अनुसार समरूप है? उनकी समरूपता की एकाकी संगति लिखो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको एक कोण दिया है, आपको या तो दो भुजा बराबर दिखानी है, उनका अनुपात बराबर दिखाना है, या तो एक कोण और सर्वांगसम दिखाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो भुजा तो दी गई नहीं है, इसका मतलब आपको एक कोण इसमें से ढूंढना है जो कि बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, दो त्रिभुज लेंगे। ठीक है, त्रिभुज DCE और त्रिभुज BCA में। ठीक है, DCE और BCA। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब हम त्रिभुज DCE लिखेंगे, ठीक है, DCE लिखेंगे तो पहले के हिसाब से हमें दूसरा त्रिभुज लिखना है। तो पहले हमने D लिखा है। ठीक है, D किसको बराबर है स्टूडेंट्स? B को बराबर है, क्योंकि D जो है वो 75 है तो B भी 75, इसीलिए यहाँ पे जब पहले D लिखा तो यहाँ पे पहले क्या लिखा गया है? B लिखा गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, C जो है वो किसको बराबर है? C देखो, C खुद को बराबर होगा, क्योंकि अगर मैं पहला त्रिभुज लेता हूँ ACB, यहाँ पर अगर कोण 30 डिग्री होगा तो वही कोण इस छोटे त्रिभुज के लिए भी होगा, है ना स्टूडेंट्स? आप यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करिए। अगर जो पहला कोण ACB है वो 30 डिग्री होगा, तो यहाँ पे जो छोटा कोण है इस त्रिभुज के लिए वो भी तो यहाँ पे 30 डिग्री होगा। ठीक है, समझ रहा है स्टूडेंट्स? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो कोण C है वो C को बराबर है, इसीलिए यहाँ पे दूसरा C है तो आपने भी C रखा। और जो बचा E जो है वो किसको बराबर है? E जो है वो किसको बराबर है? A को है। इसलिए जब हमने त्रिभुज DCE लिया तो हमें क्या लेना पड़ा? BCA। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे त्रिभुज ABC भी ले सकता था। ठीक है, मैं यहाँ पे त्रिभुज ABC भी ले सकता हूँ, लेकिन जब ABC लूँगा तो A किसको बराबर है स्टूडेंट्स? A E को बराबर है, तो उसके सामने त्रिभुज क्या लूँगा? मैं त्रिभुज E लूँगा। ठीक है, B किसको बराबर है स्टूडेंट्स? B जो है वो D को बराबर है, तो B के जगह पे मैं क्या लूँगा? D। ठीक है, और C के साथ क्या लूँगा? मैं C। ठीक है, तो त्रिभुज में कैसे भी ले सकता हूँ, लेकिन जैसा मैं पहला लूँगा उसके हिसाब से मुझे दूसरा लेना है, ये मैंने आपको 9th में भी बताया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ट्रायंगल DCE और ट्रायंगल BCA में, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल में
एंगल सी डी ई और एंगल सी बी ए, एंगल सी डी ई और सी बी ए ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है, प्रत्येक 75 अंश के माप के हैं। ठीक है, दोनों सर्वांगसम है क्योंकि दोनों 75 अंश के माप के हैं। ठीक है, दूसरा त्रिभुज डी सी ई और त्रिभुज कोण डी सी ई और कोण बी सी ए सामान्य कोण है। ठीक है, डी सी ई। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो ये है डी सी ई, ये जो कोण अगर 30 डिग्री छोटे वाले त्रिभुज में तो बड़े वाले में भी वही होगा, वो बी सी ए। ठीक है, अगर मैं सी को 30 डिग्री डालता हूँ तो वो डी सी ई 30 होगा और बी सी ए भी 30 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों त्रिभुज जो दोनों कोण है वो आपस में समरूप है। ठीक है, क्यों बराबर है दोनों? क्योंकि सामान्य कोण है, कॉमन है, इसलिए त्रिभुज डी सी ई जो है वो त्रिभुज बी सी ए को समरूप है, समरूपता की कोको कसौटी के आधार पर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब संलग्न आकृति में दिए गए त्रिभुज क्या समरूप है? यदि हाँ तो किस कसौटी के अनुसार? ठीक है, हमें दिया गया है कि ये जो आपको दो त्रिभुज दी गई है ये कौन से कसौटी से समरूप है, अगर समरूप है तो। ठीक है स्टूडेंट्स, यदि ये समरूप हो चाहे ना हो बात की बात है, पहले हम देख लेते कि इसमें जानकारी क्या दी गई है। जानकारी क्या दी गई है? हमें तीनों भुजाओं का माप दिया गया है, मतलब अगर ये समरूप भी होगा तो भू कसौटी से होगा क्योंकि तीनों भुजाओं का माप आपको ज्ञात है। ठीक है, तो पहले इनके भुजाओं का अनुपात निकाल लेते हैं, तो पी क्यू अनुपात एल एम निकालते हैं। पी क्यू कितना है 6, एल एम कितना है 3। ठीक है, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, यानी पी क्यू बटे एल एम कितना आ रहा है 2 अनुपात 1। ठीक है, तो इसको हमने डाल दिया 1। ठीक है, अब क्यू आर अनुपात एम एन निकालते हैं। क्यू आर अनुपात एम एन कितना है 8/4। ठीक है, तो 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, यानी क्यू आर बटे एम एन कितना आ रहा है 2 अनुपात 1। इसको हम क्या लिखेंगे 2। ठीक है, तीसरा अनुपात है पी आर बटे एल एन। ठीक है, पी आर बटे एल एन, पी आर कितना है 10 और एल एन कितना है 5, तो 5 एक कम 5, 5 दूनी 10। तीनों का जो अनुपात है वो 2 अनुपात 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे तीनों भुजाओं का अनुपात 2 अनुपात 1 है, इसका मतलब 1 2 3 से तीनों भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर है। इसका मतलब दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। कौन से कसौटी से? समरूपता की भू कसौटी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब तीसरा सवाल देखते हैं। संलग्न आकृति में दर्शाए अनुसार 8 मीटर तथा 4 मीटर ऊंचाई वाले दो खंबे समतल जमीन पर खड़े। ठीक है, यहाँ पर दो खंबे ज़मीन पर गाड़े गए, तो खंबों को यहाँ पे पी आर और ए सी के रूप में दिखाया गया। ए सी जो है वो बड़ा खंबा है जिसकी ऊंचाई 8 मीटर है, पी आर जो है वो छोटा खंबा है जिसकी ऊंचाई 4 मीटर है। ठीक है, समतल है, समतल मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, 90 अंश का कोण ज़मीन से बना रहे हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे 90 अंश का कोण। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के छोटे खंबे की परछाई 6 मीटर बनती हो तो उसी समय बड़े खंबे की परछाई की लंबाई कितनी होगी? आपको कह रहा है कि यहाँ से एक सूर्य की किरण जा रही है। ठीक है, यहाँ से सूर्य के प्रकाश की वजह से इन पर जो परछाई बन रही है, ठीक है, तो ये जो परछाई है आर क्यू, ये 6 मीटर बन रही है छोटे खंबे पर पड़ने से, तो बड़े खंबे की परछाई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बड़े खंबे की परछाई आपसे पूछा है कितना लंबा होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? पी आर और ए सी दो खंबे हैं जिनकी परछाई क्रमशः क्यू आर और बी सी है। मान लेते कि दो खंबे क्या है? पी आर और ए सी, और इनकी परछाई क्रमशः आर क्यू और बी सी है। ठीक है, तो दोनों परछाई एक ही समय बनती है, दोनों की जो दोनों परछाई हैं वो एक ही समय पर बन रही है, इसलिए दोनों जो त्रिभुज होगा वो आपस में समरूप होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, समरूप क्यों होगा? क्योंकि ये समतल है ज़मीन से दोनों खंबे, तो एक कोण जो है वो दोनों के जो कोण है वो 90 अंश का है, और जब सूर्य की किरणें दोनों पर एक ही समय पे बन रही है तो पी पे जो कोण बनेगा वो ए पे जो कोण बनेगा, ये दोनों के दोनों जो होंगे वो सर्वांगसम होंगे। ठीक है, इसका मतलब दोनों त्रिभुज जो है वो कोको कसौटी के आधार पर दोनों एक दूसरे से समरूप है। तो यहाँ पे हमने लिखा कि त्रिभुज पी आर क्यू और त्रिभुज ए सी बी आपस में समरूप है। कैसे? कोको कसौटी के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर समरूप है तो स्टूडेंट्स समरूप है तो मैं दिखा सकता हूँ कि इनकी भुजाओं का अनुपात जो होगा वो समानुपात होगा। ठीक है, तो तीनों भुजाओं का अनुपात समानुपात होगा, लेकिन मैं तीनों भुजाएं नहीं लूँगा, मुझे जो भुजाएं दी गई है बस वही लूँगा। देखो, आपको पी आर की जानकारी है, पी आर 4 है तो आप पी आर लोगे, और पी आर अनुपात क्या लोगे? ए सी।
ठीक है। तो पी आर अनुपात ए सी ले लिया, वो किसको बराबर होगा, ठीक है। अब आपको क्यू आर दिया गया है तो आप क्यू आर लोगे यहाँ पे, ठीक है। तो तीसरा दूसरा लिया तो यहाँ पे भी तीसरा दूसरा, उसके नीचे बी सी लोगे, ठीक है। समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात, अगर आपने दिखा दिया कि दो त्रिभुज समरूप है तो आप दिखा सकते हो कि उनकी संगत भुजाएं समानुपात में होती है और उनके संगत कोण सर्वांगसम होते हैं, ठीक है। आप दिखा सकते हो, ठीक है। अब पी आर आपको 4 दिया है तो पी आर आपने ले लिया, ए सी आपको 8 दिया तो आपने ए सी ले लिया, ठीक है। क्यू आर आपको 6 दिया, वो हमने 6 लिख दिया, और बी सी का मान हमें ढूंढना है तो उसको हमने x ले लिया। अब जो x है वो यहाँ पे गुणा होगा और 4 x के जगह पे आएगा तो भाग होगा, और 8 जो है वो 6 से गुणा होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आप देख रहे हो, ठीक है। ये x 4 से गुणा हुआ और 8 6 से गुणा हुआ। अब ये जो 4 है गुणा हो रहा है, इधर आएगा तो भाग होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ठीक है। यहाँ पे 2 बचेगा और 6 दूनी 12, तो x का मान कितना आ जाएगा 12, ठीक है। तो बी सी आपका कितना आ गया 12, यानी बी सी आपका क्या था, बड़े खंभे की परछाई, ठीक है स्टूडेंट्स। तो बड़े खंभे की जो परछाई है वो 12 मीटर लंबी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इस बार मैंने क्या किया है, आपको जो पहले से रिटर्न नोट्स था, मैं ये हर बार की तरह मैंने पीडीएफ नहीं बनाया जो कि मैं खुद लिख करके बनाता था। इस बार मैंने डायरेक्ट नोट्स लिया और उससे आपको पढ़ाया ताकि मेरा टाइम बचे, ठीक है। 2 घंटा लिखने में जाता और हम ऐसा ना हो जाए कि लिखने के चक्कर में हमारा पोर्शन रह जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसलिए मैंने पीडीएफ बनाना ज़रूरी समझा, वो भी इस तरीके से, ठीक है। हमारा पोर्शन जल्दी जल्दी भगाना, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद रखता हूँ कि इस वीडियो में जो भी हमने पढ़ा है वो सब आपको समझा है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अगले वीडियो में हम बाकी के जो सवाल बचे हैं इस प्रश्न संग्रह के वो देखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।